मध्य प्रदेश के सागर में दलित युवक की हत्या पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एमपी को बीजेपी की दलित अत्याचार की प्रयोगशाला बताया है। मध्य प्रदेश के सागर में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। वहीं बेटे के बचाव में आई महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक छेड़खानी के मामले में आरोपी दलित परिवार पर राजीनामा करने का दबाव डाल रहे थे। राजीनामा न करने पर दबंगों ने युवक की हत्या कर दी और मृतक मां को निर्वस्त्र कर पिटाई की। पीड़ित दलित परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी रसूखदार है और इसलिए शिकायत के बावजूद भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दलित युवक की हत्या को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मध्य प्रदेश दलित अत्याचार की प्रयोगशाला बन गया है। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराधों का रेट सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री केवल कैमरे के सामने वंचितों के पैर धोकर अपना गुनाह छिपाने की कोशिश करते हैं। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। और अगली खबर जान लीजिए आप नूह से है। नूह में शोभा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद से सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने धारा 144 लगाने के साथ ही इंटरनेट सेवाओं पर भी अब रोक लगा दी है। हरियाणा के नूह में एक बार फिर से ब्रिजमंडल यात्रा के ऐलान के साथ ही नई टेंशन शुरू हो गई है। हिंदू संगठन 28 अगस्त यानी कल फिर से शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं। हालांकि 31 जुलाई को जिस तरह से नूह में हिंसा हुई उसे देखते हुए प्रशासन की ओर से यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। नूह का माहौल फिर ना बिगड़े इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है। नूह में इंटरनेट सेवा 28 अगस्त की रात 12 बजे तक बंद कर दी गई है। धारा 144 लगाने के साथ ही जिले में 114 मजिस्ट्रेट हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिले के हर बॉर्डर पर आरएएफ और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान नजर रख रहे हैं। बॉर्डर एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। संदिग्ध लगने वाली गाड़ियों को रोककर पूछताछ हो रही है। वहीं सोशल मीडिया और अफवाह फैलाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। दरअसल 31 जुलाई को यात्रा के दौरान हुई हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी और उपद्रवियों ने नूह के साथ आसपास के जिलों में भी जमकर उत्पात मचाया था। वहीं हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने भी साफ किया है कि कल नूह में धार्मिक यात्रा की इजाजत नहीं है। लोगों से अपने आसपास के मंदिरों में जलाभिषेक करने की अपील की गई है। नूह में जहां एक तरफ हिंदू संगठन ब्रिजमंडल यात्रा को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सीएम मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि नूह में धार्मिक यात्रा की इजाजत नहीं है। महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना इस सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है। हालांकि सावन के आखिरी सोमवार में लोग मंदिरों में जलाभिषेक कर सकते हैं। सीएम ने लोगों से अपने आसपास के मंदिरों में जलाभिषेक करने की अपील की है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा न करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहां भी है वहीं करें। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 31 जुलाई को नूह में जो घटनाक्रम हुआ है, इसके चलते कानून व्यवस्था के लिहाज से किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर के इसरो ने अब एक गुड न्यूज दी है। आपको बता दें कि इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 के 3 में 2 मकसद पूरे हो चुके हैं। मिशन के ज्यादातर उद्देश्य पूरे होने जा रहे हैं। चांद पर चंद्रयान 3 की कामयाबी की उड़ान जारी है। रोवर प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी करते हुए हर दिन डेटा जुटा रहा है। 23 अगस्त को लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान के लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। इस बीच इसरो ने ट्वीट कर एक बड़ी जानकारी दी है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन में सब कुछ इसरो के प्लान के मुताबिक हो रहा है। मिशन के 3 मकसद में से 2 पूरे हो चुके हैं, जबकि तीसरे उद्देश्य के तहत वैज्ञानिक प्रयोग जारी है। जल्द उसे भी हासिल कर लिया जाएगा। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के सभी पेलोड सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि मिशन के ज्यादातर उद्देश्य अब पूरे होने जा रहे हैं। लैंडर और रोवर सभी चालू हैं। सभी वैज्ञानिक डेटा बहुत अच्छे दिख रहे हैं। 14 दिन चांद से मिलने वाले बहुत से डेटा का अध्ययन जारी रखा जाएगा।
और देखिए, चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो चीफ भगवान के दर पहुंचे हैं। तिरुवनंतपुरम में उन्होंने भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की है। चंद्रयान 3 अपने मिशन पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस बीच इसरो चीफ एस सोमनाथ तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की और मिशन मून की कामयाबी के लिए प्रार्थना की। इसरो चीफ की भगवान पर आस्था इससे पहले भी नजर आई थी, जब वो चंद्रयान 3 मिशन से पहले भी मंदिरों में प्रार्थना के लिए पहुंचे थे। वहीं इसरो चीफ ने कहा कि भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता है, लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। हमें और अधिक निवेश की आवश्यकता है और अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास होना चाहिए और इससे पूरे देश का विकास होना चाहिए। यही हमारा मिशन है। എല്ലാവരും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇനിയും ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കും ശുക്രനിലേക്കും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ സ്പേസ് സെക്ടർ വലുതാവണം. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് രാജ്യത്തിന് മൊത്തം പുരോഗതി ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അത് നടപ്പാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആദരണീയ പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. ഇന്ന് നമുക്ക് തന്ന വിഷൻ ഞങ്ങൾ നടത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. शिवसेना सांसद संजय राउत ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के नामकरण पर अब ऐतराज जताया है। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा है कि नाम रखना ही था तो वैज्ञानिक साराभाई के नाम पर रखना चाहिए था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के नामकरण को लेकर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस के बाद अब शिवसेना उद्धव गुट ने भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखने पर सवाल उठाए हैं। संजय राउत ने कहा कि हम भी हिंदुत्व के मुरीद हैं, लेकिन कुछ चीजें धर्म से ऊपर होती हैं। साइंस के ऊपर किसी धर्म का आचरण ठीक नहीं है। ये हिंदुस्तान के जो हमारे वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उनका श्रेय है। मुझे तो लगता था कि जहाँ चंद्रयान ने तिरंगा फहराया है, वहाँ ग्रेट साइंटिस्ट उस जगह को विक्रम साराभाई जी का नाम देना चाहिए। तो साइंस के ऊपर किसी धर्म का आक्रमण ठीक नहीं है। संजय राउत ने कहा कि इस जगह का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर होना चाहिए था। वो एक महान वैज्ञानिक थे, जिनके कारण आज हम चांद पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से रूबरू हुए। पीएम ने कहा, चंद्रयान की सफलता ने दुनिया भर में भारत का नाम और भी बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने चंद्रयान की सफलता का जिक्र करते हुए मिशन चंद्रयान को नई भारत की स्पिरिट का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान की सफलता बहुत बड़ी है, हर ओर इसकी चर्चा हो रही है। चंद्रयान 3 की सफलता हमारे वैज्ञानिकों के साथ अलग अलग सेक्टर्स की भी भूमिका रही है। जब सबका प्रयास रहा तब सफलता मिली। भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। अगले महीने होने जा रहे G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। G20 सम्मेलन के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत की अर्थव्यवस्था पर दिए बिहार के डिप्टी सीएम के एक बयान से बिहार में अब सियासत गरमाई हुई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना नेपाल से करने पर अब बीजेपी भड़की हुई है। विकास के मामले में भारत की बांग्लादेश और नेपाल से तुलना करने पर बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी ने कहा कि ये लोग देश का अन्न खाते हैं, लेकिन इनका ध्यान चीन और पाकिस्तान पर होता है। भारत का अन्न खाते हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान पर इनका ध्यान रहता है और चाइना पर। और जहां तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बात करते हैं, तो अपने घर के मॉल और चारा घोटाला के पैसा से निर्मित जितने भी बिल्डिंग और संपत्ति देख रहे हैं, उसी को इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं। वहीं जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी का दिखाया सपना फर्जीवाड़ा साबित हुआ है। लाल किला के प्राचीर से यह लगातार असत्य बोलते रहे कि देश में अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में देश बहुत बेहतर स्थिति में, बांग्लादेश में पॉपुलेशन कंट्रोल में, जनसंख्या नियंत्रण में
उसने जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी राज में देश की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से पीछे हो गई है, आने वाले दिनों में नेपाल से भी पीछे हो जाएगी। और अगली खबर बिहार से ही जुड़ी। नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इस वक्त बाढ़ का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं वहां क्या स्थिति है। पश्चिमी चंपारण के कई इलाकों में बाढ़ से हालात बेहाल हैं। तस्वीरें बगहा इलाके की हैं, जहां बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। यहां कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लगातार बारिश से मनसा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बाढ़ से यहां लोगों का भारी नुकसान हुआ है। सैलाब से कई एकड़ फसल चौपट हो गई है। बाढ़ के चलते सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। कुछ राहत शिविर में है तो कुछ बांध पर ही अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। बाढ़ से बेहाल लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस पुल में क्षतिग्रस्त है, 3 साल से बोर्ड लगा हुआ है। इस पुल में हम लोग जान बाजी लगाकर आते हैं जाते हैं। वहीं नरकटियागंज में पंडई नदी उफान पर चल रही है। नदी का पानी कई गांवों तक पहुंच गया है। बाढ़ की वजह से लोग सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। सड़कें मानो यहां दरिया में तब्दील हो गई हैं। सहरसा में कोसी नदी ने तांडव मचा रखा है। नदी का पानी निचले इलाकों तक पहुंच गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। और बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर अभ्यर्थियों का हुजूम देखने को मिला है। बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों का हुजूम देखने को मिला। ज्यादातर ट्रेनों पर परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का कब्जा रहा। क्या क्या समस्या हुई यहाँ पे? एग्जाम देने में दिक्कत हुई है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। रहने सहने में क्या समस्या हुई? रहने सहने में तो बहुत ज्यादा हुई। होटल कोई मिला नहीं और रहने खाने का भी समस्या हुई। होटल भी कोई मिल नहीं रहा था रहने के लिए। नहीं मिलने के कारण सब स्टेशन पर रुके थे, कोई वेटिंग रूम में रुका था। लेडीज लोग भी बहुत परेशान थे, तो बच्चे लेके आया है, मतलब बहुत ही दिक्कत हुई। मुजफ्फरपुर जिले में 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा समाप्ति के बाद रेलवे स्टेशन, बस अड्डों में वापस जा रहे परीक्षार्थियों की भीड़ जुटी रही। भारी भीड़ और अव्यवस्था की वजह से परीक्षार्थियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। बिहार और यूपी के दूर दराज के जिलों से परीक्षार्थी परीक्षा देने आए थे, लेकिन उन्हें रहने खाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और चलिए बात कर लेते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, जहां पर जैवलिन इवेंट में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा मैदान में होंगे। नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को क्वालिफाइंग राउंड में सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा आज इतिहास रचने के करीब है। नीरज चोपड़ा के पास आज वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रचने का शानदार मौका है। नीरज चोपड़ा ने 25 अगस्त को इस चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन राउंड में 88.77 मीटर दूर भाला फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। आज उनका कंपटीशन फाइनल में मौजूद 11 अन्य खिलाड़ियों से होगा। अगर आज नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल पर कब्जा करने में कामयाब रहते हैं तो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनेंगे। उन्होंने पिछले साल इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था। इस बार उनकी नजरें मेडल के रंग को गोल्ड में बदलने पर होंगी। फाइनल में भारत की ओर से नीरज चोपड़ा समेत 3 एथलीट्स ने जगह बनाई है। पाकिस्तान के नदीम भी इस बार फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं।